हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ओवरव्यू। इस चैप्टर के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 चैप्टर्स में हम सत्ता के बंटवारे पर उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि कई अलग अलग लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के रूपों पर भी बातचीत कर सकेंगे, जिनकी चर्चा अगले हम 2 चैप्टर्स में करेंगे। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी और अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज को जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का यहाँ पर 59% हिस्सा फ्लीमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 18% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच की लैंग्वेज में बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर कीजिए। यहाँ पर तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वहीं सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार
करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आएंगे इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों और कई लोगों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फ़ायदों के कई कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। यहाँ श्रीलंका के जातीय समुदाय का आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग थे। ट्रिंकोमाली, फिर बटिकालोवा, ये लोग इतने, जैसे कि मैप में यहाँ पर दिया गया है, इतने लोग थे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980s तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। ये टकराव गृह युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कई परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने अभी क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970s और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई हैं। पहली, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। सेकंड, केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों की सुपर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग प्रकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषा लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अभी हमने गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर के बारे में बात किया, तो ये क्या होता है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसे रूप में ले ले कि वो युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर कहते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। यहाँ अभी 4th पार्ट और बचा है। तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है।
निश्चित रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर ये व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित ये यूरोपीय संसद है। और यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन स्टोरीज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि कई समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। Why power sharing is desirable? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वो बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन 2 तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक मीन्स हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था, ये एक कहानी दी गई है, और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी ये सोचकर कि कहीं विक्रम की नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बसे जाते थे। वो साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसा ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और कई समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के युद्ध और कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए।
जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वो ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वो चाहता है कि नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी कई समान लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बने, भले ही वो किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वो टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वो रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूलिए। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जमा हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के कई समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी कई रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित एग्जाम्पल्स देखें। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। शासन के कई अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के कई अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे अलग अलग संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जरूर है, पर ये संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार के बीच भी कई स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम,
में तो ये काम हुआ कि श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इस पर और अच्छे से पढ़ेंगे। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा कई सामाजिक समूहों, मसलन भाषाएं और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा हमने क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पे जाकर के क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। उसमें पूरा ही एक्सप्लेन किया गया उस चैप्टर को। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। फोर्थ, पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements। सत्ता के बंटवारे का रूप हम कई प्रकार के दबाव समूह, आंदोलनों और शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की कई समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ये इसके बारे में हम यूनिट 3 में राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्य प्रणाली के बारे में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।